Hello everyone, I am Dhruv Sharma and I am a practicing advocate in Delhi. And this is a special lecture series I am bringing out for all those people who want to understand Civil Procedure Code. I know Civil Procedure Code is very tough for every one of us. Even me, when I was in my law college, I was studying in Campus Law Center. I used to find Civil Procedure Code very tough. But as I entered in litigation, I entered in practice, I somehow discovered that Civil Procedure Code is very interesting if and only if you try to understand Civil Procedure Code from the point of view of court. तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है जो मैं ये बना रहा हूँ, ये मैं कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊँगा. अपने लाइव जो अपनी सिविल प्रैक्टिस है मेरी और क्रिमिनल प्रैक्टिस है, उसके बेसिस पे मैं ये लेक्चर सीरीज़ बनाऊँगा. और एक एक लेक्चर आप धीरे धीरे समझेंगे तो ये बुक जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे और मेरी लाइफ प्रैक्टिस जो है उनसे मिला के ये लेक्चर सीरीज़ बनाई जाएगी, जिससे ना सिर्फ एक बुकिश नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज जो कोर्ट में काम आती है, वो कैसे कैसे एक हम जब केस फाइल करते हैं तो कैसे कैसे वो आगे प्रोसीड करता है, उन दोनों चीज़ों को मिल के आपको नॉलेज मिले तो ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है और मेरी लर्निंग भी बढ़ेगी. तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी फीडबैक्स हों वो मुझे प्लीज़ दें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी लर्निंग बढ़ती रहे. ओके, सो लेट्स बिगिन. In this video, there are few points that we are going to cover. First is introduction to CPC. Second is my methodology of teaching, and particularly my methodology of teaching will be live from court. I will not point out too many bookish points. I will try to bring out everything that I experience in court. Third thing that we are going to understand in this video is under section 9 of CPC. This is the first important section that we encounter in CPC. जब भी हम CPC को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 2 के बाद हमारे डिस्कोर्स में आता है वो है सेक्शन 9. और चौथी चीज़ जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है एक इम्पॉर्टेंट केस, उसका नाम है गुंदाजी सतवाजी शिंदे. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है सिविल प्रोसीजर कोड में इन रिलेशन टू सेक्शन 9, और इसको भी आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. छोटा सा मैं एक और वीडियो इस पर्टिकुलर केस के ऊपर बना के लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो हम इसकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे. ये एक फ्लो चार्ट मैंने तैयार किया है. ये कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, जो मेरे लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा. ये बुकिश कम एक लाइव एक्सपीरियंस का फ्लो चार्ट ज़्यादा है. तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इन एनी डिस्प्यूट, मतलब किसी भी दो लोगों के बीच, दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक डिस्प्यूट होगा. लेट से मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं. जैसे एक टीनेंट है, लेट से एक टीनेंट है, ठीक है, और एक लीज डीड साइन हुई और एक डिफेंडेंट, टीनेंट तो डिफेंडेंट हो गया, और एक हमारा प्लेंटिफ है जो लेजोर है, लेजोर लेसी, ठीक है. अब लेजोर ने लेसी को एक रेंट पे एक फ्लैट दे दिया, हाँ, और मान लो अब वो टीनेंट जो है वो उस घर को खाली नहीं कर रहा. ये घर है, इसमें टीनेंट है और वो इस घर को खाली ना करे. तो अब जो लेसी है, लेजोर है, इसके पास क्या रेमेडीज़ बच जाएंगी. देखो मैं एक नई स्लाइड पे लेके आपको समझाता हूँ, एक सेकंड. देखिए, एक प्लेंटिफ है, ठीक है, एक डिफेंडेंट, ओके. ये लेसी भी है, ये लेजोर है, सॉरी, ये लेसी है, ठीक है. एक घर है,
एक लीज डीड हुई, ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में साइन हुई, ठीक है। अब लेसी जो है इसके पास इसका पोजेशन है और ये इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा, प्लस नो रेंट। तो अब प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी बचेगी? यस, आप सब लोग बता सकते हैं कमेंट में भी। अब प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है, क्या कर सकता है प्लेंटिफ जिससे वो ये अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले? पोजेशन, रेंट निकलवाए, हाँ, मेंस प्रॉफिट निकलवाए, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू अवर ओरिजिनल। अब प्लेंटिफ इस केस में मान लो अगर उसका एक रिकवरी का एक केस बनता है इविक्शन का, वो क्या करेगा? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट प्लेंटिफ विल डू विल बी अ फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट। यस, so the plaintiff will go to a lawyer and he will tell all of the things to a lawyer and then a lawyer will file a plaint for that plaintiff, ठीक है। लॉयर ने अब प्लेंट फाइल कर दी, उस प्लेंट के साथ जो लॉयर होगा वो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में एक एप्लीकेशन भी डालेगा, जिससे जो डिफेंडेंट है वो कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना कर दे, प्लस कोई इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज ना कर दे, प्लस जो लॉयर होगा आपका वो जज के सामने बहस रखेगा और कहेगा कि जनाब ये भी होना चाहिए कि जो डिफेंडेंट है वो कोई किसी और को बेचे ना, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे और हमें मेंस प्रॉफिट भी देने शुरू करेंगे क्योंकि वो रेंट भी नहीं दे रहा, ठीक है। एक ये स्टार्टिंग हो गई, प्लस एक ऑर्डर 5 रूल 8 और 9 में हम समन्स भी निकलवाएंगे डिफेंडेंट के खिलाफ, कि जिससे उसे एक तो ये पता लग जाए कि भाई हाँ प्लेंटिफ ने आपके मेरे खिलाफ एक केस फाइल कर दिया है कोर्ट में। और जो समन्स होंगे हम ये भी कहेंगे कि ईमेल, व्हाट्सएप और दस्ती के थ्रू ये जो समन्स हैं ये डिफेंडेंट को पहुंच जाए, ठीक है। जैसे ये कॉज ऑफ एक्शन के मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एविक्शन का मैंने आपको समझा ही दिया। अब मान लो एक दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविल केसेस में बनता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, 3 भाई हैं उनके बीच में एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक भाई चाहता है कि इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाए और वो प्रॉपर्टी जो है वो उसको भी मिल जाए, ठीक है। ये एक जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, प्लेंटिफ ने फाइल कर दी प्लेंट, ठीक है। अब समन्स पहुंच गए डिफेंडेंट को ऑर्डर 5 रूल 8 और 9 में। ऑर्डर 39 1 और 2 में मान लो जज थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट करने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर भी डिक्लेयर कर देता है। अब जब ये बात डिफेंडेंट को मिलेगी तो डिफेंडेंट भी एक लॉयर के पास जाएगा और उसको डिफेंडेंट को 30 डेज का टाइम भी देगी कोर्ट कि हाँ जी आप एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करिए। रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट के रिप्लाई होता है, ठीक है। मतलब प्लेंटिफ है उसने तो प्लेंट फाइल करी, डिफेंडेंट को नोटिस मिला, अब डिफेंडेंट क्या करेगा, वो एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा प्लेंट के खिलाफ, कि क्या पता प्लेंटिफ झूठ बोल रहा हो और डिफेंडेंट अब कोर्ट को समझाना चाहे कि जनाब ये जो प्लेंटिफ है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है हर बार, तो डिफेंडेंट अब कोर्ट में जाके ये बात समझाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो एक तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा और एक काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है ना, कि सर ये जो झूठ बोल रहा है उसके साथ असली में जो बात थी, मान लो असली में बात कुछ और ही थी, तो उसके लिए वो एक काउंटर क्लेम भी फाइल करेगा, ठीक है। अब कोर्ट पहले तो 30 डेज का टाइम देगी, 30 डेज में भी डिफेंडेंट फाइल नहीं करता तो 90 डेज का टाइम और दे देती है कि चलो 90 डेज में रिटर्न स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम फाइल कर देना। अगर ये इन दोनों में भी नहीं होता उसके बाद कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन लगा के फाइल करते हैं हम कोर्ट के अंदर, ठीक है। ओके, अब
आज की जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो तो यहीं तक थी। अब हम थोड़ा सा बुकिश नॉलेज का भी देख लेते हैं। बुकिश नॉलेज में एक तो है सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 9 ऑफ CPC। इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। सेक्शंस को ध्यान से देखोगे, आपको बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सेक्शंस ध्यान से देखो, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि सेक्शन के अंदर है क्या। लॉयर्स एक बेयर एक्ट लेके खड़े होकर कोर्ट के सामने जब सेक्शन देख रहे होते हैं तो वो सेक्शन देखते हैं, वो बुक में जाके वो नहीं देख रहे होते कि सेक्शन के अंदर क्या है। सेक्शन के इंग्रेडिएंट जो है वो सेक्शन को देख के समझ में आने चाहिए कि सर इसमें ये 4 इंग्रेडिएंट है, और ये ऊपर से देखते ही समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आज दिखाने की कोशिश करता हूँ, द कोर्ट शैल। अब ये एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोर्ट शैल subject to provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature। अब सिविल नेचर के होने चाहिए कोर्ट सूट्स जो हैं, ठीक है। और शैल, एक तो ये हो गया शैल वर्ड, एक हो गया सिविल नेचर, ठीक है। एक्सपेक्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। दोबारा से पढ़ लेते हैं। The court shall, subject to provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, expecting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। ठीक है, तो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, बहुत ध्यान से देखो। द कोर्ट शैल, कोर्ट मना नहीं कर सकती, द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हियरिन कंटेंट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। सिविल नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों वर्ड्स कीवर्ड्स हैं इस सेक्शन को समझने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे के सेक्शंस भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको पहले अंडर सेक्शन 9 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब explanation 1 of the section 9 says a suit in which the right to property or an office is contested in a suit of civil nature, notwithstanding, बहुत important, notwithstanding that such right depend entirely on decision of a question as to religious rite or ceremonies। Explanation 2, for the purpose of this section it is immaterial whether or not any fees are attached to office referred to explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। Okay, now let's see this case, Gundaji Satwaji Shinde versus Ramchandra Bhikaji Joshi। The case was in 1979, citation is 2 SCC 495। Okay, अब देखो सेक्शन 9 में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कि अगर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिल्कुल मना किया हुआ है कोर्ट को तो फिर वो ले नहीं सकती, ठीक है। अब इस गुंडाजी सतवाजी केस में क्या हुआ था, देखो पहले तो हम उसके थोड़े से फैक्ट समझ लेते हैं, फिर हम उसके रेशियो पे आ जाएंगे। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एक इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। प्लेंटिफ, द सूट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिविल नेचर। प्लेंटिफ था, उसने एक प्लेंट लगाई, द सूट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक लैंड के बीच में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था, और प्लेंट कह रहा था कि जी ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप अप्रूव कर दो, एग्जीक्यूट करवा दो। डिफेंडेंट ने कोर्ट में जाके कहा कि सर ये तो एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा कैसे, ठीक है। पर फिर प्लेंटिफ ने कहा कि हम तो अपने एग्रीकल्चरिस्ट होने का प्रूफ मामलतदार से ले आते हैं, और मामलतदार जब हमें ये प्रूव कर देगा कि हम एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो फिर आप अपना डिसाइड कर देना इशू। बट सिविल कोर्ट ने प्लेंटिफ को ये कह दिया कि आपको जो भी कहना है ना वो हम डिसाइड करेंगे, मामलतदार के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो प्लेंटिफ है उसने टीनेंसी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाए, ठीक है। ये वाला टीनेंसी एक्ट के अंदर सेक्शन 85 जो था उसमें एक्सप्लिसिटली बार्ड थे सिविल कोर्ट की पावर, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, एज इट वॉज एक्सप्लिसिटली बार्ड इन टीनेंसी एक्ट अंडर सेक्शन 85A, सिविल कोर्ट विल हैव टू रेफर द इशू टू मामलतदार
and only he will decide whether the jurisdiction of CC civil court will be barred and only to that specific issue. ओके मतलब कोर्ट ने क्या कहा कि जो सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि सेक्शन 85A में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ मामलतदार की पावर होगी एग्रीकल्चरिस्ट डिफाइन करने की कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है, तो सिविल कोर्ट के जो भी स्पेसिफिक इशू है रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन विल बी बार्ड. सिविल कोर्ट कैन नॉट, even if they want to, they cannot decide on that specific issue because legislature have specifically made a provision regarding that. Okay, so we again, who will have jurisdiction, whether plaintiff is an agriculturist or not, whether mamlatdar will have it or whether civil court will have it, because it was specifically barred. ठीक है, हम तो only mamlatdar can have it. Only mamlatdar can have it. Civil court will not have it. मामलतदार डिसाइड करके सिविल कोर्ट को भेजेगा, फिर सिविल कोर्ट अपना बाकी का केस डिसाइड करेगी. ठीक है, देख लो. एक प्लेंटिफ था, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था तो कॉज ऑफ एक्शन हो गया, गया सिविल कोर्ट के पास. सिविल कोर्ट को भेजना ही पड़ा वो मैटर मामलतदार के पास, चाहता नहीं था सिविल कोर्ट पर उन्हें भेजना पड़ा. ठीक है, तो डिसाइड ऑन द इशू ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. एग्रीकल्चरिस्ट का इशू डिसाइड होने के बाद वो फिर वापस सिविल कोर्ट में आया, फिर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी इशू था वो डिसाइड हुआ. ओके, दिस इज वेयर अवर फर्स्ट वीडियो एंड्स. ठीक है, अच्छा एक केस और है. दिस इज सिटी निगम वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद AIR 2002 SC 1997. ठीक है, इस केस में इन केसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट मस्ट बी हेल्ड टू बी इम्प्लाइडली बार्ड. अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोई इशू है तो सिविल कोर्ट की पावर इम्प्लाइडली बार्ड है. सिविल कोर्ट उन केस में डिसाइड ही नहीं कर सकती. ठीक है, अब समराइज कर लेते हैं हम अपने पूरे आज के डिस्कशन को. कल को हम गुंदाजी सतवाजी जोशी का एक केस को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमने आज है, एक तो मैथडोलॉजी, कोर्ट प्लस बुक नॉलेज, इन दोनों को मिला के ही मेथडोलॉजी बनेगी. हर वीडियो जो भी होगी इस पूरी सीरीज में वो कोर्ट की नॉलेज और बुक की नॉलेज को मिला के बनाई जाएगी. खाली बुक की नॉलेज की कोई वीडियो सीरीज में है ही नहीं. ठीक है, सेकंड हमने आज अंडर सेक्शन 9 देखा. अंडर सेक्शन 9 के हमने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड देखे. बताइए कौन से 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं. एक तो शैल, वापस करके देख लेना मैं शैल क्यों लिख रहा हूँ. एक सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर के होने चाहिए सूट्स, तभी कोर्ट की पावर होगी. और बहुत वाइड एक्सप्रेशन है सिविल नेचर. ठीक है, थर्ड शैल नॉट बी एक्सप्रेसली और इम्प्लॉयडली. ये हमारे Thank you so much. I am Dhruv Sharma and I am an advocate and I will keep bringing more and more such interesting videos for you. If you are finding my videos interesting, do let me know. I would also like to make more videos on CPC. This is a very interesting topic. I will be making many videos on this series and I hope I will get the support of my audience. Thank you so much.